शंखनाद वेद प्रकाश शर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। सफेद रंग की बगैर छत वाली जीप ने एक तीखा मोड़ काटा। वातावरण के टायरों को तीव्र चीख चिल्लाहट गूंजी। मोड़ काटने के बाद जीप की रफ्तार पुनः तेज हो गई। काश उस जीप के सवारों को पता होता कि आज उन्हें एक ऐसा रोमांचकारी नज़ारा नजर आने वाला है जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुकम्मल जीवन धारा ही बदल जाएगी। उनकी होनी से बेखबर वो उस मंजर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। बात तब की है जब घुमावदार सड़क के दोनों तरफ खड़े हरे भरे पेड़ों की कतारों का सिलसिला खत्म हो गया था और हरी घास की चादर ओढ़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला शुरू होने लगा था। जिस घुमावदार सड़क पर जीप आगे बढ़ रही थी असल में वो एक लोकल सड़क थी जो आगे जाकर उन्हीं ऊंची पहाड़ियों की गोद में जाकर समाने वाली थी जो ठीक सामने सीना ताने खड़े हुए थे। सड़क काफ़ी हद तक सुनसान थी। कभी कभी इक्का दुक्का वाहन आगे पीछे से गुजर जाया करते थे। जीप प्रतिपल ऊपर समुद्र तल से ऊपर होती जा रही थी। कुदरत के रमणीक नज़ारे और भी रमणीक होते जा रहे थे। एक सड़क के दाईं तरफ एक हरा भरा मैदान नजर आया। दृष्टि के अंतरिम छोर तक फैला हुआ था। मैदान ढलवां था। जीप सड़क छोड़कर उस मैदान में दाखिल हुई और नीचे जाकर कुछ गहराई में उतरने के बाद रुक गई। शाम को उस वक्त उन वादियों का मौसम काफ़ी खुशनुमा था। धूप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और बादल छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में समूचे आसमान पर आवारगी कर रहे थे। हवा मदमस्त और ठंडी थी। पल पल अपनी शक्ल बदलते बादल छलियाँ से लग रहे। जीप का ड्राइवर डोर खोला और सुंदर नज़ारों की मदमस्त में डूबा सरल कुमार नीचे उतरा। 26 वर्षीय सरल कुमार ने काले रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था जो निहायत ही कीमती और उस पर खूब जच रहा था। अपने चेहरे पर उल्लास बटोरकर सरल ने निगाह भरकर चारों तरफ के मौसम का नज़ारा किया। आगे से जीप का घेरा काटकर दूसरी तरफ पहुंचा और पैसेंजर की सीट पर बैठी रितिका को लगभग खींच कर बाहर निकाला। ओहो सरल, ये भी कोई जगह है जीप रोकने की? रितिका ने थोड़ी नाराज़गी भरे स्वर में कहा था। सरल ने रितिका की कलाई को सख्ती से थामा और उसे लगभग खींचता हुआ जीप की बोनट पर जाकर बैठ गया। रितिका कम उम्र की 24 साल की रही होगी। वो तीखे नैन नक्श और सुडोल जिस्म की मालकिन थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी और उसी से मैच करता ब्लाउज पहन रखा था। काले लंबे और घुंघराले बाल सलीके से कड़े हुए थे। खिली खिली रंगत वाली रितिका उस वक्त परियों सी हसीन लग रही थी। उसकी मांग में भरा सुर्ख सिंदूर जगमग जगमग कर रहा था। जीप के बोनट पर बैठने के बाद सरल कुमार रितिका के हाथों को आज़ाद करता हुआ धीमे से बोला, बैठो। रितिका पहले हिचकिचाई, फिर बोनट पर चढ़कर सरल की बगल में बैठ गई। गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगती हो, सरल ने कहा। बहुत पुराना और घिसा पिटा डायलॉग है। रितिका नकली गुस्से का प्रदर्शन कर रही थी। सन 1844 से आज तक हर पति अपनी पत्नी को यही कहता आ रहा है। सरल थोड़ा शरारती अंदाज में मुस्कुराया था और कहता है, जब तुम्हें कोई नई बात नहीं कर रही हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने किया ही क्या है जो नए पुराने का सवाल उठे? मुँह बुलाया है। रितिका जैसे भड़की। मुँह बुलाना किसे कहते हैं? क्या मतलब इस बात का? वही मतलब होता है जो इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रहा है। यूं सरल ने अपने गाल फुलाकर दिखाए, फिर बोला, यूं फुलाकर कुप्पा हुआ पड़ा है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी सरल। इस निदात पी से मैं इस वक्त तुम्हें बहुत गुस्से में हूँ और तुम कह रहे हो कि वही तो कहा मैंने। सरल उसकी बात काट कर कहता चला गया। सन 1844 से लेकर अब तक दुनिया की हर पत्नी अपने पति से ऐसे ही नकली गुस्से दिखाकर उसे खुद को मनाने के लिए उकसाती रही है। नकली? वह और भड़की। मैं नकली गुस्सा दिखा रही हूँ सन 1844 की अदा के मुताबिक, इसलिए मैंने भी मनाने के लिए उसी सन के डायलॉग बोल दिया। देखो सरल। तभी बादल जोर से गड़गड़ाया। सरल ने सिर उठाकर पल भर के लिए आसमान को देखा, फिर रितिका की तरफ देखकर बोला, देखो। क्या? तुम्हारा गुस्सा देखकर बादलों ने कैसे अपनी गुस्सा जाहिर किया? ये कमबख्त भी सन 1844 से ही होता चला आ रहा है। जब भी प्यार करने वाले रोमांटिक मूड में नज़र आते हैं बादल ज़रूर हुंकार भरने लगता है। माहौल का हल्कापन और सरल कुमार का निश्चल प्यार देख कर रितिका खुद को सहज बनाकर मुस्कुराई और फिर उसके सीने से लगकर बोली,
तुम इतने अच्छे क्यों कि तुम इतनी खराब हो? सरल ने उसे अपने बाहों में भरता हुआ रोमांटिक मूड में बोला। अच्छा, मैं खराब हूँ? बहुत ज़्यादा? वो कैसे? रितिका के स्वर में शोखी फूट पुट आ गया। करण क्यों मारती हो? करण, रात को? रितिका ने दांत किटकिटाए। सरल, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी, है ना? ये डायलॉग भी घिस चुका है। रितिका ने कुछ कहना ही चाहा था कि बादल पुनः गड़गड़ाए। तब पहली बार सरल ने मौसम की तरफ खास तवज्जो दी। आसमान पूरी तरीके से काले बादल से घिर चुका था। हवा का प्रभाव परवा और तेज हो चुका था। रात की ये स्याही वातावरण पर काबिज होने लगी थी। किसी भी क्षण आंधी पानी शुरू हो सकता था। सरल ने बड़े ही नर्वस भाव से सांस खींची। क्या हुआ? रितिका ने नहायत ही भोलेपन से पूछा। हुआ तुम्हारा सिर? सरल नकली झुंझलाहट से बोला। देखो नहीं, कितना रंगीन नज़ारा था, मगर इस कमबख्त बादल ने ही बुदबुदी शुरू हो गई। रितिका खिलखिलाकर जोर से हंसी। वादियों में मानो सच्चे मोती बिखरते चले गए। सरल का मन मयूर नाच उठा। खिलखिलाहट में ब्रेक लगाती रितिका ने कहा, अगर स्नान करने का इरादा ना हो जनाब तो गाड़ी के अंदर पधार सकते हैं। दोनों जीप के अंदर आकर बैठ गए। सरल ने डैशबोर्ड पर लगा एक बटन दबाया और जीप के पिछले हिस्से से सिमटी पड़ी एक खूबसूरत तिरपाल ने अपने फ्रेम्स पर झूलते हुए मुकम्मल जीप को कवर कर लिया। बूंदाबांदी अभी बारिश में नहीं बदली थी। सरल ने वाइपर चालू कर दिया। बारिश के मौसम में लॉन्ग ड्राइव का मज़ा ही कुछ और होता है। कहने के साथ सरल ने इग्निशन में फंसी चाबी घुमा दी। इन्हें 2-3 बार घुर्र घुर्र किया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। वो सक पकाया रितिका की तरफ देखा। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ मत रुको। हाँ, तुम्हें पता जो था कि यहाँ जीप खराब होने वाली है। कहने के साथ उसने पुनः कोशिश की। आपके 3 बात। रितिका की मुस्कान में शरारती रमस का इजाफा था। मेरी गाड़ी भी मेरी तरह ज़रा रोमांटिक किस्म की है। सरल थोड़ा झेपा। यहाँ की हवा इसे कुछ ज़्यादा ही रास आ गई। समझाओ, बारिश तेज हो गई तुम? देखता हूँ, सरल ने कहा और नीचे उतर गया। कुछ देर तक बोनट उठाकर अपनी रोमांटिक मूड की गाड़ी को समझाता रहा, फिर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी इस बार भी स्टार्ट नहीं हुई। सरल के चेहरे पर परेशानी के भाव उभरे। अब रितिका के चेहरे से मस्ती गए। अब क्या, टांगों से सड़क अपनी नापनी पड़ेगी? मतलब? बूंदाबांदी ने भी जोर नहीं पकड़ा है। यहाँ से हिलो, किसी से लिफ्ट लेकर शहर तक चलते हैं, वहाँ से किसी मैकेनिक के साथ लेकर वापस आ जाएंगे और तब तक तो काफ़ी रात हो जाएगी। अरे पागल पागल, मैकेनिक को हम कल लेके आएंगे। रात सोने के लिए होती है। आज तक जिस साथ हम दोनों किसी होटल के हनीमून साइट में बिताएंगे। तभी मुझे करंट मारना, मैं तुम्हें। रितिका का चेहरा हया से झुक गया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। सरल भी बाहर आता बोला, चलो देवी जी। रितिका उसके साथ चल दी। फुहार निरंतर जारी थी। आसमान में बादल घुमड़ कर रहे थे। कभी कभी बिजलियाँ भी कौंच जाती थी। रात की ये स्याही बढ़ती जा रही थी। वो सड़क पर पहुँचे। सरल ने एक एम्बेसडर को रुकने का इशारा किया। वो एम्बेसडर नहीं रुकी, वो भन्ना कर रह गया। एक फिएट नज़र आई, उसने उसे भी लिफ्ट नहीं दी। उसके बाद तो जैसे सड़क पर कर्फ्यू लग गया। अगले 1 घंटे तक कोई वाहन नहीं गुजरा। रात घिर गई। चारों तरफ वीराने में डूबी फिजाएं साएं साएं करने लगी। गनीमत बस ये है, बूंदाबांदी अभी तक तेज़ नहीं हुई थी। रात को इस वक्त इस वीरान जगह पर हमें कोई लिफ्ट नहीं देगा। सरल, रितिका के लहजे में छिपा भय सरल ने साफ साफ महसूस किया था। वो खुद भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो उठा था। जीप ने बहुत गलत जगह और गलत वक्त पर धोखा दिया था। इस तरह हम यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? सरल, उसने खामोश पाकर रितिका बोली। मुझे तो अब डर लगने लगा है। फिर तुम ही बताओ, सन 44 की हीरोइन, क्या करें? पैदल ही चलो, शायद आगे पीछे कोई सवारी मिल जाए। बारिश तेज़ हो गई तो? शुभ शुभ बोलो सरल, मुझे शुभ शुभ बोलो सरल, मुझे और मत डराओ। अच्छा बाबा, चलो तुम्हारा ही कहना मानता हूँ, आओ। वो दोनों पैदल ही चल पड़े। 2 किलोमीटर का फासला तय करने के बावजूद उन्हें कोई सवारी नहीं मिली। जब रितिका की हिम्मत जवाब दे गई तो हताश होकर एक माइल स्टेशन पर बैठ गई। उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी बादलों की तेज़ गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी और बारिश तेज़ हो गई। हवाओं ने भी उग्र रूप धारण कर लिया था। अब क्या होगा सरल? रितिका भयभीत भाव से बोली। ठीक सन 44 की फिल्मों वाला बन रहा है डार्लिंग। उस सीन के मुताबिक अब ये रात हमें यहीं कहीं बितानी होगी। यहाँ पर
कहाँ? यहाँ? बिजली की चमक के दौरान मुझे थोड़ी दूर पर एक 5 स्टार होटल का हनीमून सूट दिखाई दिया था। 5 स्टार हनीमून सूट? झोपड़ी देवी जी, सरल कुमार आशा। बिजली की चमक में मुझे एक झोपड़ी दिखाई दी थी। सन 44 की फिल्मों में भी हीरो हीरोइन के साथ अक्सर ऐसा ही होता था। उस वक्त वो हमारे लिए 5 स्टार की उस हनीमून सूट से क्या कम होगी, जिसका सपना मैं कुछ देर पहले देख रहा था। वहीं एक दूसरे को करंट मार लेंगे। सरला प्लीज़ मजाक के अलावा भी कुछ करो। उसी तरफ चलते हैं। अगर झोपड़ी का मालिक कोई भला मानस हुआ तो करंट वरंट मारने की इजाज़त भले ही ना दे, लेकिन रात भर सर छिपाने की जगह ज़रूर ही देगा। झोपड़ी खाली हुई तो बल्ले बल्ले। उसका उसका मतलब समझकर ऐसे माहौल में भी रितिका के कपोल पर सुर्खी चढ़ गई। झोपड़ी कितनी दूर होगी? ज़्यादा दूर नहीं चल सकूंगी, चलना ही पड़ेगा। वो उठ खड़ी हुई। अंधेरे में अंदाज से चलते हुए दोनों झोपड़ी के नज़दीक पहुँचे। सुकून की लंबी सी सांस ली। झोपड़ी के अंदर से किसी दिए की रोशनी का फुटकार बाहर आ रही थी। वह इस बात का प्रमाण थी कि अंदर कोई है। मैं दरवाज़ा खुलवाता हूँ। ऐसा कहने के बाद सरल ने झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि किसी औरत की चीखने की आवाज़ वातावरण में दहला उठा, और ऐसा दहला कि उनके दिलों को भी दहलाता चला गया। झोपड़ी से निकलकर वो डरावनी चीख चारों तरफ सीना ताने खड़े पहाड़ों से सिर टकराकर हर दिशा में गूंजती चली गई थी, जैसे वादियों से खुद को बचाने की फरियाद कर रही हो। एक तरफ तो चारों तरफ का माहौल ही कुछ ऐसा था, ऊपर से औरत की चीख की आवाज़ अचानक ही उभरी, और फिर चीख नॉर्मल भी तो नहीं थी। ऐसी चीख थी वो जैसे कोई औरत असहनीय पीड़ा से गुजर रही हो, जैसे किसी ने गर्म सलाख से दागा हो। चीख पुनः भारी उभरी, वही बेहद खतरनाक और डरावनी चीख। रितिका सरल का बाजू पकड़ उससे लिपट गई। मुंह से चाहकर भी कोई आवाज़ न निकल सकी। आवाज़ तो सरल की भी नहीं निकल पा रहा था। फिर भी इतनी हिम्मत ज़रूर की उसने कि सांत्वना देने वाले अंदाज में रितिका का कंधा थपथपाया। अब तो औरत की चीखने की आवाज़ें लगातार आने लगी थी। यूँ लगता था जैसे कोई दरिंदा उसे सता रहा है। रितिका को वहीं थर थर कांपती छोड़कर सरल आगे बढ़ा, दरवाजे के नज़दीक पहुंचा। कौन है? उसके मुंह से निकली यह आवाज़ जब वादियों में भटकने के बाद उसी के कानों में वापस आई तो खुद उसे ही बेहद डरावनी लगी। रितिका बेचारी की तो हालत ही खराब थी, मगर झोपड़ी के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। के चीखने का आवाज़ उन्हें बराबर दहला रही थी। सरल सरल पुनः चिल्लाए, कौन है अंदर? सारे पहाड़ों में जैसे यही शब्द बोले थे, कौन है अंदर, कौन है अंदर, कौन है अंदर। जवाब में औरत चीखती रही। डरी हुई रितिका सरक कर न सिर्फ उसके नज़दीक आ गई थी, बल्कि एक बार फिर उसका बाजू पकड़कर खड़ी हो गई। दोनों ने भयभीत सी नज़रों से एक दूसरे को देखा। कौन है? झोपड़ी पर नज़र गड़ाए। इस बार सरल भन्ना कर दहाड़ा और उसकी आवाज़ में खौफ था। कोई बोलता क्यों नहीं? और उसके चीखने की आवाज़ ज्यों की त्यों आती रही। बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि चीख में दर्द और डरावना पर क्षण प्रति क्षण बढ़ता ही चला जा रहा था, जैसे उसकी गर्दन पर कोई हौले हौले छुरी रेत रहा हो। तब सरल ने हिम्मत जुटाकर दायां हाथ आगे बढ़ाया, फूंस के पर्दे जैसे दरवाजे को धकेला। चरमराहट की डरावनी सी आवाज़ के साथ वो अपनी जगह से हट गया। धाड़ धाड़ कर रहे अपने दिलों के साथ वो अंदर दाखिल हुआ, और फिर जैसे धक की एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दोनों के दिलों ने एक साथ धड़कना बंद कर दिया। जहाँ के तहाँ जाम हो गए थे वे। अंदर का नज़ारा ही ऐसा था। दोनों की आंखें फटती चली गई।